हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हलके में नेताओं की आवाजाही जो हो जारी है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, इनसे बात करते हैं। सर, एक उपचुनाव है बड़ौदा का, कितना इम्पोर्टेंट है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, और कितना इस चुनाव में आप चुनौती देखते हो पार्टी के सामने? देखिए, जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात होती है, लोकतंत्र के अंदर एक एक सीट इम्पोर्टेंट होती है और उपचुनाव का संदेश जाना विशेष तौर के ऊपर एक रूलिंग पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कहीं हल्के में इस चुनाव को नहीं ले रहे हैं और पूरी पार्टी सक्रियता से बड़ौदा का चुनाव जीतने के लिए लगी हुई है। हमारा हर कार्यकर्ता उत्साहित है और कॉन्फिडेंस में है हमारा हर कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बड़ौदा का उपचुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। आपकी क्या आज से जो ड्यूटी जो हल्के में शुरू हो गई है? कितने गांव का जो आपको एक चार्ट बना के दिया गया है पार्टी की तरफ से, किन इन गाँव में आपको जाना है? ये वैसे मैंने एक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तो कथूरा गांव को अडॉप्ट किया है, लेकिन जहां तक चार्ट बनाने की बात है, मेरा पूरे क्षेत्र के अंदर अपना काम करने का एक मेरा बैकग्राउंड है। और क्योंकि मेरा 45 साल का राजनीतिक जीवन दलितों के, पिछड़ों के कल्याण के लिए और इन्हीं के हितों की लड़ाई में लड़ता रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मैंने पार्टी को भी यही कहा है कि मैं इन्हीं वोटों को कंसोलिडेट करने की जो मेरी वो रहेगी कोशिश, और मेरी निश्चित तौर पर ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा संकल्प है कि हम इन वोटों में कहीं भी डेंट नहीं डलने देंगे। ये पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में आएंगे और एक नौकरियों का जो इस हमारी सरकार में जो पारदर्शिता से जो दी गई, उसका तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। ऐसे ऐसे घरों के बच्चे एचसीएस तक कैडर चले गए। यहीं गोहाना का एक जोगी समाज का बच्चा एचसीएस के अंदर सेलेक्ट हो गया। मंगाड़ी गांव के 3 बच्चे, 2 जांगड़ा समाज के, कुम्हार समाज का, वो एचसीएस के अंदर सेलेक्ट हो गए, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम भी एचसीएस के एसडीएम की कुर्सी के ऊपर बैठ पाएंगे। तो ये जो नौकरियों में पारदर्शिता की नीति मनोहर लाल जी की, हमारे मुख्यमंत्री की रही, इसका बहुत बड़ा असर आम आदमी के दिमाग पर गया। बीजेपी इस हल्के से कभी नहीं जीत पाई बड़ौदा में। कांग्रेस और इनेलो दोनों पार्टियां लगातार इस हल्के को जीतती रही। आज बिजली और पानी जैसे मुद्दे जो हैं यहाँ पर मुद्दे हैं और हर गांव में समस्या है बिजली और पानी और सड़क की। क्या कमी मानते हैं इन दोनों पार्टी की तरफ से कमी रह गई, या बीजेपी का जो 6 साल का जो राज है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक रही? देखो, जहाँ तक आपने कहा कि कभी बीजेपी नहीं जीत पाई, बीजेपी ने अपने दम पर पहला चुनाव 2014 में ही लड़ा। 2014 में हमारा यहाँ से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन 2019 में हमारा प्रदर्शन कम भी नहीं था और नाम मात्र के 5000 वोटों के अंतर से हमारा उम्मीदवार हारा था। लेकिन हम उसको कहीं भी जो है ना कमज़ोर प्रदर्शन नहीं कर सकते। मुकाबले में हम ही थे, दूसरे नंबर पर हम थे। और जहाँ तक गांव में आपने बिजली पानी की समस्या ये कही है, देखिए 2014 से पहले तो लगातार 2 बार भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में रहे और उन्हीं का अपना खास व्यक्ति श्री कृष्ण हुड्डा, जिन्होंने उसके लिए सीट खाली की थी विधानसभा की, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करता रहा। उसने एक सत्ताधारी दल का विधायक होते हुए एक भी हल्के के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करवाया जिसको आज कांग्रेस ये कह सके कि ये फलां काम श्री कृष्ण हुड्डा की वजह से इस हल्के के अंदर हुआ है। सर, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है इलाका, तो बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस गढ़ को तोड़ना? नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए तो एक ये अवसर है। देख लिए, कोई गढ़ नहीं है। इसी सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव हमारे रमेश कौशिक के मुकाबले में हार चुके हैं। जिस गोहाना में आप खड़े हैं, यहाँ से 11,000 मतों से भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव हारे थे। बेशक बड़ौदा से वो चुनाव जीत गए थे, मैं ये नहीं मानता, 17,000 वोटों से लगभग वो चुनाव जीते थे, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव में इसने अपने प्रतिष्ठा के लिए और के लिए वो किया। लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया कि चौधर वोधर का कोई मामला नहीं, ना उसका कोई गढ़ है। यही भूपेंद्र हुड्डा 3 बार जो है ना, इनके पिताजी चौधरी हरिचंद हुड्डा चमारिया गांव के हैं, पूर्व विधायक, आज भी जिंदा हैं, 100 साल के लगभग आयु है, उनसे हार चुके। और आज जो हमारे बीच में नहीं, श्री कृष्ण हुड्डा
3 बार उससे भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हारी इसी कलोई हल्के से। तो ये कोई गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है। बीच में मुख्यमंत्री बनने के बाद इसने जो पैंतरेबाजी की और जाति रत्न बनने के लिए लोगों की संवेदनाओं को इसने आहत किया, वो सारी बातें अब लोगों की समझ में आ गई। क्योंकि जाट समाज में भी मेरिटेड बच्चे आए हैं। अभी जो हमारी सबसे पहली जो लिस्ट आई थी उसमें से 18 में से 13 SC/ST जाट समाज के थे। धोती कुर्ता पहनते हैं आप, बहुत कम नेता बचे हैं धोती कुर्ता जो पहनते हैं हरियाणा में। बड़े बड़े लोगों के साथ आपने राजनीति की है, 40 साल से ज़्यादा का समय आपने राजनीति को दिया। तो तब की राजनीति, जब आप राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, और आज की राजनीति में कितना बदलाव आप मानते है? बदलाव हमारे समय में जिन नेताओं की छत्र छाया में मैंने काम किया, चौधरी चरण सिंह की छत्र छाया में भी काम किया, कर्पूरी ठाकुर जी की छत्र छाया में काम किया, डॉक्टर मंगल सेन जी की छत्र छाया में काम किया, चौधरी बंसीलाल के साथ भी बहुत अच्छा समय मेरा रहा विकास पार्टी के काल में। देखो, उस समय के जो नेता थे जिनके साथ हम रहते थे वो बहुत ही लो प्रोफाइल नेता थे। कर्पूरी जी 3 कमीज पहन लेते थे सर्दी में, ऊपर का मैला हो गया वो नीचे कर लिया, नीचे वाला सफ़ेद निकल आया वो ऊपर कर लिया। चौधरी देवीलाल थे, बहुत ही लो प्रोफाइल थे। हरियाणा भवन में उनके साथ रुकते थे हम, वो खुद चादर बिछा के नीचे सो जाते थे, हम बेड पर सो जाते थे। इसी प्रकार चौधरी बंसीलाल थे, उनको कोई गलत काम छू नहीं सकता था। इतनी मतलब प्योरिटी उनके हर काम के अंदर थी, और प्रशासन चलाने का जो उनका गज़ब का अनुभव था वो सबके लिए अनुकरणीय बात हो सकती है। तो उस समय जो लीडर थे, मैं थोड़े शब्दों में कहूँ, वो शिक्षक भी थे, वो चिंतक भी थे। आज ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में मैनिपुलेटर ज़्यादा आ रहे हैं, और मैनिपुलेट करके इधर उधर से टिकट ले लो, सफलता ले लो, फिर बाद में पैसे की अंधी दौड़ में शामिल हो जाओ। ऐसे लोग ज़्यादा ये समाज के लिए भी नुकसान करते हैं, राजनीतिक लोगों से भी विश्वास उठ जाता है, और खुद का भी कोई उनका कल्याण नहीं होता, ये थोड़े से दिन का लालच होता है। बाकी फिर भी ये चिंताजनक विषय है। भाजपा फिर भी, मेरी पार्टी जो है वो विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है। एक आध कार कोई गलत आदमी आ भी जाता है तो थोड़े दिनों में या तो सुधर जाता है, वो निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के आदर्श जो हैं वो सामाजिक समरसता और प्रखर राष्ट्रवाद के हैं, और यही 2 चीज़ जो हैं वो राष्ट्र को जिंदा रख सकती हैं। ये अप डाउन तो थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन जैसे हम 47 से 40 पर आ गए, लेकिन 2024 में जो है ना फिर बीजेपी का एक उत्थान काल आएगा, और भारी बहुमत से हम इस हरियाणा में भी और देश में भी आएंगे। इस इलेक्शन में 40 से 41 होने का आपको कितना पूर्ण विश्वास है? ये निश्चित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़ौदा की सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।